नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो रहा होगा। और इसके अलावा मित्रों आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 3 और देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मित्रों ये जो तीसरा पेपर जो है वो साइंस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? साइंस पर, NCERT पर। तो ज़रा देखते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में हमारे पास और फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है, केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जल उठता है। 3, फास्फोरस जल के संपर्क में आने पर जल उठता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम देखते हैं, मैग्नीशियम चमकदार श्वेत लौ के साथ जल उठता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम मित्रों जो है वो श्वेत लौ के साथ संपर्क में आने पर लौ के साथ जलता है, चमकदार श्वेत लौ यानी सफ़ेद तरीके से। ठीक है, अगर और इसके बारे में जानें तो यह एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है ये, जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन जाता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO बन जाता है। अगला देखें क्या बोल रहा है, केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जल उठता है। मित्रों सोडियम जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा है? ज्वलनशील पदार्थ है, जो क्या करता है मित्रों, जो वायु और जल किसके साथ, अगर हम सोडियम की बात करें तो मित्रों ये वायु और जल दोनों के साथ क्रिया करके क्या जल जाता है? जल जाता है। क्या? वायु और जल के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है? जल जाता है। तो इससे क्या है, और ये जो इससे क्या होता है, इसे अगर हमें रोकना है, वायु के संपर्क में आने से अगर हमें सोडियम को रोकना है तो हमेशा सोडियम केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किस में डुबा कर रखा जाता है मित्रों? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कह क्या रहा है, केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जल उठता है। ये बात नितांत गलत है, पूर्णतः क्या है? गलत है, क्योंकि उसकी जलने की, उसकी क्रिया को धीमा करने के लिए ही उसे क्या किया जाता है? उसे केरोसिन में हम डालकर रखते हैं। यानी हमारा जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है वो पूर्णतः रूप से क्या है? गलत है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमारा? थर्ड नंबर कह रहा है कि फास्फोरस जल के संपर्क आने पर जल उठता है। अब मित्रों यहाँ पर फास्फोरस की बारे में बात करें तो यह भी कैसा है? अत्यधिक क्रियाशील है, जो कमरे के टेम्परेचर पर, किसके? रूम के टेम्परेचर पर भी क्या होता है? जल उठ जाता है। क्या जाता है? जल उठता है। ठीक है, तो इसको ऐसा करने से बचाने के लिए, क्या ऐसा करने से बचाने के लिए किस में भिगो कर रखते हैं? हमेशा जल में डुबा कर रखते हैं। किस में वो डुबा कर रखते हैं? जल में डुबा कर रखते हैं। तो यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है मित्रों? पूर्णतः गलत है। यानी हमारा केवल एक ही स्टेटमेंट सही है और वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं इसे एक आदर्श पैकेजिंग गैस बनाती हैं? पहली विशेषता क्या है, जरा उसे पढ़ते हैं। पहली विशेषता कह रहा है यह वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है, यह सबसे सस्ती गैस है, यह एक अक्रिय गैस है, यह उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो ये जो नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है, इसमें क्या कारण है नाइट्रोजन पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाती है? तो मित्रों
तो अगर हम यहाँ पर इस बात पर फोकस करें, किस बात पर, इस बात पर, ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो तो अलग मैटर है, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है, नाइट्रोजन सस्ती है या महंगी है, इसके बारे में बात करें तो ये अलग मैटर है, उसमें और इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का संबंध नहीं आता है। क्यों? अगर आप ये सोचें कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है इसीलिए नाइट्रोजन की पैकिंग होती है, नहीं, ये लॉजिकली आपका गलत आंसर होगा। ये बात सही है कि ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन में सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में है, ये बात सही है, लेकिन ये बात इसके लिए लागू नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए लागू क्या होता है? इसके लिए लागू ये बात होती है कि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब, अब आप कहोगे सर ये आपने क्या बोल दिया? अक्रिय गैस का मतलब तो हम लोग हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, इन्हें आर्गन, इन्हें जानते हैं, यहाँ नाइट्रोजन तो कहीं है ही नहीं। यहाँ अक्रिय गैस का मतलब ये है नॉन रिएक्शनेबल, यानी नॉन रिएक्ट करती है, ये रिएक्ट नहीं करती है किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ। बाकी तो अगर कई और गैसें यूज़ करोगे तो खाद्य पदार्थों के साथ वो रिएक्ट कर लेंगी, रिएक्शन बन जाएगी और हमारा खाना हो सकता है ख़राब हो जाए और उस पर साइड इफ़ेक्ट दिखें। तो मेन कारण क्या है नाइट्रोजन को पैकेजिंग के उपयोग करने के लिए कि ये एक अक्रिय गैस है, यानी क्रिया नहीं करती है किसी के साथ, क्रिया नहीं करती है। बात आई समझ में? क्रिया क्या है? नहीं करती है। ये मेन कारण है पैकेजिंग में इसके उपयोग होने का और यही हमारा सही आंसर होगा। बात समझे मित्रों? यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पास हम लोग। और 3 जो कह रहा है वो हमें क्या करना है? मिलाना है और इनके मिलान को हमें सफल बनाना है। देखें सर क्या कह रहा है, सूची और 1 और सूची 2 को मिलाइए। बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या होता है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेकिंग यानी खाने का सोडा होता है सोडियम, इसका अगर हम वो वाला भी नाम देखें तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3 इट इज़ द बेकिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। CaOCl2 इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसे आप एक तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आप? इसे आप कहते हैं ब्रिंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? ब्रिंजक चूर्ण। दूधिया पानी हो जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? ज़रा अगर हम इसके वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो मित्रों वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, ठीक है। तो इसके बाद वॉशिंग सोडा की बात चल रही है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। तो आपका हुआ अगर हम देखें तो 4 3 2 1, 4 2 3 1 ऑप्शन ए में ही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? आपको 4 अम्ल और क्षार संकेतक प्रदान किए गए हैं, ठीक है। वे नीले लिटमस, लाल लिटमस, फिनोल्फ्थेलीन विलयन या मेथिल ऑरेंज विलयन हैं। उनमें से कौन क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाएगा? तो यदि हम यहाँ पे बात करें उनमें से कौन क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाएगा, क्या ऑप्शन हैं? तो आप जानते हैं नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय अवस्था में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर अम्लीय अवस्था में कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। फिनेफ्थलीन जो है वो आपका क्या होगा? वो आपका
रंगहीन तथा क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर गुलाबी हो रहा है, वो हो जाएगा फिनोल्फथलीन। ठीक है मित्रों, कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मैथिल ऑरेंज विलयन की अगर हम बात करें तो पीएच पर भिन्न भिन्न रंग जैसे लाल, पीला, दुर्बल अम्लीय माध्यम में नारंगी, क्षारीय माध्यम में पीला रंग दर्शाता है। एजोडाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक सुचालक धातु है। तो सबसे अधिक सुचालक धातु के बारे में बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, तांबा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो यदि हम यहाँ पर सुचालक के बारे में बात करें, यानी कौन इलेक्ट्रिक का या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो इन कंडक्टर्स में से सबसे अच्छा कंडक्टर की अगर आप बात जाएंगे तो कौन सा होगा मित्रों, तो वो होगा आपका चांदी। क्या होगा, वो होगा आपकी चांदी। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मित्रों आप लोग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, 6 पर। क्या कह रहा है 6, एनोडीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण क्या होता है, अगर हम पहले इस पे बात करें तो पहला मतलब ये है कि एनोड की छड़ पर या एल्युमिनियम की छड़ पर, किसकी, एल्युमिनियम की छड़ पर ऑक्साइड का लेप, ऑक्साइड का लेप करना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। ये समझो ध्यान से, क्या होता है एनोडीकरण, एनोडीकरण होता है एनोड की छड़ पर ऑक्साइड का लेप करना, एनोडीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एनोडीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब एल्युमिनियम को कैथोड बनाया जाता है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। एल्युमिनियम को कैथोड नहीं बनाते हैं, एल्युमिनियम को हम क्या बनाएंगे, एनोड। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जब एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, एनोड बनाया जाता है, यानी आपका साफ साफ ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एनोड की किरणें एल्युमिनियम की बमबारी की जाती नहीं, ऑक्सीजन का लेप किया जाता है मोटी परत का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में धातु बतानी है, कौन सी पाई जा रही है। पहली धातु है सोना, दूसरी है चांदी, तीसरी है प्लेटिनम और चौथी है तांबा। और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ये कहना चाहता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी धरती पर धातुएं हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक अवस्था उनकी होती है स्वतंत्र अवस्था और एक अवस्था होती है उनकी कौन सी, एक स्वतंत्र अवस्था हो गई और एक अवस्था होती है यौगिक अवस्था, यानी जिसमें मिलावट होती है। यौगिक क्या होता है, जिसमें कई तत्वों का समूह होता है। ठीक है, कई तत्व होते हैं। तो दो तरह का मिल गया धातु का आपका, एक यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं और एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र अवस्था में और एक यौगिक अवस्था में। अब यहाँ पर ये देखो कौन सी स्वतंत्र अवस्था में है, कौन सी यौगिक अवस्था में है। ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा, ये सब क्या हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा। ये मित्रों उदाहरण हैं आपकी स्वतंत्र अवस्था में। किस अवस्था में हैं, स्वतंत्र अवस्था में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है, मिश्र धातु के संपर्क में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मिश्र धातु के संपर्क में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखो जरा क्या है, ए
स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्रण मिश्र धातु है। ताम्र, तांबे और टीन का एक मिश्र धातु है। सोल्डर, सीसा, टिन की मिश्र धातु है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम बात कर लें मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, क्या बात करेंगे, मिश्र धातु क्या होती है। तो ये होती हैं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। ठीक है, क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है, समांगी मिश्रण है और ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि भाई कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम को मिलाकर प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर आपका स्टेनलेस स्टील मिलता है। पीतल, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ताम्र, तांबे, टिन की एक मिश्र धातु है, ये भी बात सही है। ताम्र, तांबे, टिन की एक मिश्र धातु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्डर, सीसा, टिन की मिश्र धातु है। तो सोल्डर, सीसा की बात करें, सोल्डर, सीसा और टिन की मिश्र धातु है। मिश्र धातु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सोल्डर, सीसा और टिन की मिश्र धातु है। मिश्र धातु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि ये गलत है। सोल्डर, सीसा और टिन की मिश्र धातु है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन इसका ई होना चाहिए, उपरोक्त में से अधिक। सोल्डर जो है वो सीसा और टिन का ही होगा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा मित्रों, ई ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 9। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। इसके बारे में यदि बात करें तो मित्रों, जिंक जो है वो टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, टिन जो है वो ग्रेटर देन जिंक, टिन से ज़्यादा, क्या, जिंक जो है टिन यानी एसबी, टिन यानी एसबी, जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उस पर इसका लेप नहीं किया जाता है। जिंक सस्ता होता है, जिंक की तुलना में जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये सही बात होगी। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक उच्चतम होता है। एसिटिक अम्ल का, क्लोरोफॉर्म का, एथेनॉल का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक उच्चतम है।
कार्बन में से निम्नलिखित यौगिकों में से अगर हम बात करें तो गलनांक अगर हम सबका देख लें तो एसिटिक अम्ल का गलनांक है 290, क्लोरोफॉर्म का है 209, एथनॉल का है 156, ठीक है 156। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे किसका है, तो सबसे ज़्यादा एसिटिक अम्ल का है, यानी यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। हीरा कार्बन परमाणु षटकोणीय क्रम में स्थापित होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु के त्रिआयामी अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन C60 कार्बन का तीसरा अपर रूप है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फ्लोरीन कार्बन का तीसरा अपर रूप है, यही आपका सही सुमेलित है, ठीक है। अगर हम हीरे की बात करें तो मित्रों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं, जबकि फ्लोरीन कार्बन का तीसरा अपर रूप है, ठीक है। क्या है, फ्लोरीन कार्बन का तीसरा अपर रूप है। C16 की पहचान की गई थी, उससे कार्बन परमाणु फुटबॉल के समान व्यवस्थित थे, ठीक है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिआयामी हैं, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 12 क्या है, पारद, मरकरी, गैलियम, सीजियम, आयोडीन और लिथियम। तो इसमें बताना है तो मित्रों यहाँ पर पारद, गैलियम, सीजियम, आयोडीन, लिथियम, गलनांक बहुत कम, चमकदार, चाकू से काटा, कमरे के ताप पर द्रव। तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो पारद जो है वो कमरे के ताप पर, मरकरी क्या रहती है, लिक्विड अवस्था में। गैलियम जो सीजियम बहुत कम गलनांक होता है। आयोडीन चमकदार होती है और लिथियम चाकू से काटा जा सकता है, यानी 4 1 2 3, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन में एक या अधिक द्विआबंध उपस्थित होते हैं। एल्काइन में एक या अधिक त्रिआबंध उपस्थित होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, ठीक है। यदि हम बात करें एल्केन क्या हैं, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं। क्या हैं, सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं। सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। क्या है, सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये कह क्या रहा है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सही है। एल्केन में एक से अधिक द्विआबंध उपस्थित हैं, सही है। एल्काइन में एक से अधिक त्रिआबंध उपस्थित, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर से काला हो जा रहा है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, ईंधन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है, ओके। ईंधन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है, ठीक है, ओके। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों अगर हाइड्रोकार्बन या बर्तन का तल काला हो रहा है, इसका बात किया जाए तो मित्रों संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः एक स्वच्छ ज्वाला निकलती है, ये बात ध्यान रखना, जो कभी भी बर्तन को काला नहीं करती है। बर्तन को काला करने का मेन कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये काला धुआं भी करते हैं, पीली लौ भी करते हैं, सफ़ेद लौ करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बर्तन काला होगा तो मेन कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थित है। दूसरी बात करें कि
दूसरी बात करें, ईंधन पूरी तरह जल रहा है, ये बात हो सकती है सही, यानी आपका ये दोनों कथन सही हैं और ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसमें है एक इलेक्ट्रॉन अधिक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन सब में क्या है जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर कक्षा में, सब में, तीनों में। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। रेडॉन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जेनॉन का उपयोग रेडियोधर्मी चिकित्सा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। रेडॉन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जेनॉन का रेडियोधर्मी चिकित्सा के लिए। तो मित्रों, गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं वो हीलॉक्सी का प्रयोग करते हैं, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का, यानी आपका आंसर क्या होगा, ए आपका आंसर होगा। यदि यहीं पर हम जेनॉन के बारे में बात कर लें तो रेडियोधर्मी चिकित्सा के लिए यूज़ किया जाता है, ये निश्चेतक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, निश्चेतक के लिए, ठीक है। रेडॉन अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो रेडॉन का ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?